तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि कैसे अंडरवर्ल्ड और वकीलों के रिश्ते बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। दुश्मनियाँ भी होती हैं। बहुत सारे केसेस मुंबई में ऐसे हुए जहाँ एडवोकेट्स को मार दिया गया अंडरवर्ल्ड की तरफ से, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक वकील जिसका काम ही कानून के मुताबिक कानूनी सलाह देना होता है, उसको निशाने पे क्यों लिया जाता है। कहने को तो कहा जा सकता है कि वकील क्रिमिनल्स के साथ मिले होते हैं, लेकिन 99% केसेस में ये वकीलों का सिर्फ प्रोफेशन होता है। अगर कोई क्रिमिनल किसी भी क्राइम में एक्यूज वकील हायर नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो उसको भी अदालत हक देती है, अधिकार देती है कि वो सरकार की तरफ से या अदालत की तरफ से या बार काउंसिल या एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से दिए हुए किसी वकील को हाजिर कर सकता है। अदालत उसको वकील करने में मदद करती है। एक पूल होता है वकीलों का जो इस किस्म के लोगों के लिए अदालत में पेश होते हैं जो अपनी जेब से वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर कोई दोषी खुद ही अब वकील नहीं करना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अदालत और कानून एक मौका ज़रूर देते हैं कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको वकील मुहैया करवाएंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जब वकीलों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो एक ही गैंग के आरोपियों को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, उसका कारण बहुत सिंपल ये होता है कि हर आरोपी के पास पैसे नहीं होते। वो तो बेचारे गरीब घरों से आए, अपने आका के कहने पे काम कर देते हैं, बाद में उनका केस लड़ना और उनका ख्याल रखना वो गैंगस्टर के कारिंदे ही करते हैं। अब वकील तो उनका ही केस लड़ेगा जिनके उनको पैसे मिलते हैं। अब पैसे अगर कोई एक गैंगस्टर जाए गैंग देता है, उसको वकील को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो उसकी फीस चाहिए भले कोई भी दे। हालांकि काफ़ी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद गड़बड़ होती होगी। अंडरवर्ल्ड में एक शख्स जो सबसे बदनाम है वकीलों को धमकाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए और उनको मारने के लिए, और वो शख्स का नाम है रवि पुजारी। अभी आपको याद होगा हमने बहुत डिटेल्ड 2-3 एपिसोड उस पर बनाए थे जब सेनेगल से उसको लाया गया था सन 2000 में। बेंगलोर पुलिस के, कर्नाटका पुलिस के एक एडिशनल डीजीपी मिस्टर पांडे, वो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन में गए थे और सेनेगल से उसको एक्स्ट्राडाइट करके अपने साथ लाए थे, सीधा सेनेगल से बेंगलोर। उसके बाद में मुंबई पुलिस उसको लेके आई कई केसेस में जिनमें वो वांटेड था। लेकिन रवि पुजारी के किस्से वकीलों को लेकर अंडरवर्ल्ड में और वकीलों में बहुत मशहूर है। सबसे पहले आपको याद होगा एडवोकेट मजीद मेमन, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत पायेदार वकील भी हैं और उतने ही अच्छे इंसान भी। बांद्रा में अपने बेटे के साथ वो गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस जा रहे थे या घर जा रहे थे कहीं, तो रवि पुजारी उनको थ्रेट करता था कि वो उन लोगों का केस ना लड़े जो रवि पुजारी और उसके आका छोटा राजन गैंग के साथ के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनके केस मजीद मेमन ना लड़े। लेकिन मजीद मेमन ने कभी परवाह नहीं किया। बहुत हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने लड़े, तेलगी स्कैम जैसे,
और भी बहुत सारे, और वो बहुत सारे केसेस गरीब लोगों के फ्री भी लड़ देते थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कर देते थे। अन्ना हजारे के कहने पे उन्होंने तेलगी स्कैम वाली PIL बिना पैसे के लड़ी थी। खैर बाद में वो उनकी सर्विसेज को देखते हुए उनको एक पॉलिटिकल पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, शायद आज कल भी वो मेंबर होंगे राज्यसभा के। लेकिन कुछ भी हो, उनका पर्सनल रेपुटेशन बहुत अच्छा। अब रवि पुजारी को उनसे शिकायत हो जाती, वो इसका कहना मानते नहीं हैं, तो एक दिन उनकी गाड़ी पे अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती। मजीद मेमन के साथ उनका बेटा भी था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये दोनों डक कर जाते हैं, झुक जाते हैं गाड़ी में, तो गोली इनको लगती नहीं है। इनका जो बॉडीगार्ड, एक पुलिस का बॉडीगार्ड जो आगे वाली सीट पे बैठा था, वो जवाबी फायरिंग भी करता है, लेकिन जो हमलावर थे वो मोटरसाइकिल पे फरार हो जाते। उसके बाद 2 बार रवि पुजारी के आदमी उदय शेट्टी ने मजीद मेमन के घर पे फ़ोन किया कि इसकी बार तो अब की बार तो आप बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने मेमन साहब को सिक्योरिटी भी दी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने खुद ही वापस कर दी सिक्योरिटी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरी अंडरवर्ल्ड से या किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। खैर तो मेमन साहब बच गए। उसके बाद एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं महमूद आबदी, ये केस लड़ रहे थे ललित मोदी का। अब ललित मोदी तो आपको मालूम है बहुत बड़ा आदमी है, वो शख्स जिसने इंडियन प्रीमियर लीग IPL वो शुरू की थी, उसका कर्ता धर्ता था वो, और BCCI का बहुत बड़ा ओहदेदार था, बहुत ही पावरफुल आदमी एक ज़माने में। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर वाले मोदी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली का बेटा, बहुत पैसे वाला आदमी, लेकिन IPL में बहुत आगे बढ़ गया। और जब वो भागा भी देश छोड़ के, जब यहाँ भी था, जब केसेस चलने शुरू हुए IPL के फ्रॉड को लेके, तो उसमें बहुत सारे वकील, जिसको लीगल भाषा में बैटरी ऑफ एडवोकेट्स कह देते हैं, वो उसमें थे। उनमें से एक ये महमूद आबदी थे। उनमें एक हमारी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी, मरहूम, अब इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज भी वन ऑफ द एडवोकेट थी। जब ये कंट्रोवर्सी चली तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि मेरी बेटी कोई पैसा नहीं ले रही ललित मोदी से, वो तो अपने एक्सपीरियंस के लिए प्रो बोनो मीन मुफ्त में, फ्री में काम कर रही है, सीख भी रही है, काम भी कर रही है, लेकिन पैसा नहीं ले रही। तो अब अंदर की बात क्या है उनको मालूम होगा, लेकिन ये सफाई उस समय सुषमा स्वराज को देनी पड़ी। ललित मोदी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, एक उनका पुराना एक फ्रॉड केस हुआ था, उसकी लंबी चौड़ी रिपोर्टिंग मैंने की थी। बहुत सालों के बाद उसमें ललित मोदी और उसके साथी कुछ बरी हो गए थे। तो ललित मोदी तब भागा हुआ था और इंग्लैंड में था, तो मुझे फ़ोन किया, जिस समय मैं DNA में काम करता था, कि बलजीत भाई आपने, जब हम पकड़े गए थे तो आपने खबर चलाई थी लंबी चौड़ी, अब हम बरी हो गए हैं तो प्लीज़ वो खबर भी चलाइए। और मैंने उसने जो पेपर भेजे थे सब उन पे बेस देख रिपोर्ट DNA में बनाई भी थी। उसके बाद कई बार मेरा ललित मोदी से लंदन जब रहता था, अब आजकल तो कहीं और शिफ्ट कर गया शायद, तो बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन 2-2.5 साल से आउट ऑफ टच है। खैर, तो ये महमूद आबदी साहब जो ललित मोदी का केस लड़ रहे थे बाकी वकीलों के साथ, तो इनको धमकी मिलती है कि आप ये ललित मोदी का केस छोड़ दो, उसके हक में आप कोर्ट में उसकी पैरवी मत करो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा।
अब उनका ऑफिस लोखड़वाला कम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट में कहीं पड़ता था, तो उन्होंने ओशीवारा पुलिस स्टेशन में 2 सफ़े की एक रिटर्न कंप्लेंट की। 2015 की बात है ये, शायद 15-16 की होगी। तो क्योंकि ये एक्सटॉर्शन का, डराने का मामला था, तो इसके लिए उन्होंने ये केस शायद एंटी एक्सटॉर्शन सेल या क्राइम ब्रांच को दे दिया था, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन शायद इस केस को उतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकता था जितनी अच्छी तरह क्राइम ब्रांच कर सकती। तो बाद में खैर उस केस का कुछ नहीं हुआ। ये धमकियां देना रवि पुजारी का काम था। मजीद मेमन को धमकियां रवि पुजारी ने दी, महमूद आबदी को धमकियां रवि पुजारी ने दी। हमारे एक और मित्र हैं अशोक सरोगी, आपको याद होगा, जो बॉम्ब ब्लास्ट केस में अबू सलेम के वकील अशोक सरोगी, तो उनको भी धमकियां रवि पुजारी ने देनी शुरू कर दी। क्योंकि उस समय एक कोई राठौड़ नाम का आदमी कोई काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट लोगों से लेके उनके पैसे वापस नहीं कर रहा था, तो उस केस को लेके रवि पुजारी ने अशोक सरोगी से राब्ता कायम किया, उनको धमकियां दी कि आप वो राठौड़ का केस छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो अशोक सरोगी, मेरी 2 दिन पहले बात हुई उनसे, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जब मैं JW सिंह केस की स्टोरी कर रहा था तो अशोक भाई से बात हुई मेरी। बहुत बड़ी बढ़िया इंसान है वो भी, बहुत कोऑपरेट करते हैं पत्रकारों के साथ। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी कंप्लेंट, जितने फ़ोन आए थे सब डिटेल देके MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में वो केस दर्ज करवाया रवि पुजारी के खिलाफ। तो दोस्तों इसी तरह काफ़ी सारे और भी एडवोकेट हैं। जब अशोक सरोगी को धमकी दी, महमूद आबदी को दी, तो उनको कहा कि मैंने अभी अभी हाल ही में बेंगलौर में एक एडवोकेट को मारा, उसके पहले मुंबई में आपको मालूम है शाहिद आज़मी के साथ क्या हुआ था। शाहिद आज़मी भी बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी का केस लड़ते थे, उनको भी उनके ऑफिस में जाके मार दिया गया था। उसका हवाला भी रवि पुजारी अपनी फ़ोन कॉल्स में इन वकीलों को देता था। तो ले दे के मुंबई और बेंगलौर के 11 ऐसे वकील हैं जो एक समय रवि पुजारी के निशाने पे थे। अब देखिए माहौल बदलता है तो कैसे बदलता है। जब 2000 में सेनेगल से रवि पुजारी को लाया जाता, मुंबई की क्राइम ब्रांच में बेंगलौर में रखा, फिर मुंबई लाया गया, तो उसका जो रिमांड था, पुलिस रिमांड, वो ख़त्म हो रहा था। तो जो प्रोसिक्यूशन थी उसने उसका 5 दिन का रिमांड और मांगा, और उसके वकील ने इस बात का उसका नाम था शायद गोंसाल्वस, वकील का नाम, तो गोंसाल्वस ने हाई कोर्ट के जज साहब को बोला कि मेरे क्लाइंट का ऑलरेडी पुलिस रिमांड पूरा हो चुका है, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, अब ऐसी क्या बात है जो पुलिस इसका और रिमांड बढ़ाना चाहती है। तो पुलिस के वकील ने कहा कि हमें ये बातें और इस आदमी से करनी है। और जैसे ही उसको लगा रवि पुजारी को कि शायद मुझे जेल कस्टडी हो जाएगी, पुलिस कस्टडी से मुझे जाना पड़ेगा, तो वो खड़ा हो जाता अपनी सीट से अदालत में और जज साहब को रिक्वेस्ट करता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा कहिए। तो रवि पुजारी कहता है मुझे पुलिस इंटेरोगेशन से या पुलिस के रिमांड से कोई शिकायत नहीं, मैं चाहता हूँ कि इनको 5 दिन का रिमांड मेरा दे दिया जाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं पुलिस के साथ अभी शेयर नहीं की थी, अब करनी चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली जज ने वो
5 दिन का और रिमांड रवि पुजारी का पुलिस को दे दिया। असल में बात ये थी कि रवि पुजारी जेल नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि जितने दिन और पुलिस लॉकअप में पुलिस वालों के साथ बैठ के उनके कमरे में इंटरोगेशन रूम में तो थोड़े दिन और आज़ादी के गुजारूं, वो उसका मकसद शायद ये था। और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस को मैनिपुलेट भी करना होता है पुलिस वालों के साथ मिलके। शायद वो कोई सौदेबाजी कर रहा होगा अपने केस को कमज़ोर करने के लिए, या कुछ और लोगों को फंसाने के लिए या बचाने के लिए। कुछ क्रिमिनल माइंड है ना कुछ तो उसके दिमाग में होगा, जिसके लिए उस खुद ही बोल रहा है कि मेरा 5 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया जाए। तो ये रवि पुजारी जो एक तरफ तो वकीलों के खिलाफ धमकियां देता है, अदालत में अपने ही वकील के खिलाफ खड़ा हो गया। अब देखिए वकील की हालत कितनी ऑकवर्ड हो जाती है कोर्ट में कि मैं तो इसको पुलिस की कस्टडी से निकालना चाहता हूँ कि इसका टॉर्चर ना हो, उसके साथ मारपीट ना हो। रवि पुजारी कोर्ट को ये भी कहता है कि मेरे साथ पुलिस ने कोई बदसलूकी नहीं की। अब देखिए 60-70 केसेस में इन्वॉल्व आदमी, क्या आप मान सकते हो कि पुलिस ने उसको गुलाब के फूल भेंट किए होंगे, उसको वो आइसक्रीम खिलाई होगी, और ये आदमी कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। ये रवि पुजारी के किस्से। बहुत सारे अंडरवर्ल्ड में ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ जो बड़े वकील होते हैं वो परमानेंटली गैंग्स के पेरोल पे होते हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन उनसे एक ओरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हमारे खास चुनिंदा लोगों की पेशी बड़ी अदालतों में हो, सेशन कोर्ट तक का मामला तो वो जो थोड़े कम सीनियर वकील होते हैं, मैं उनको कमज़ोर वकील नहीं कहूँगा, लेस एक्सपीरियंस, वो लोग जो कम पैसे में काम कर देते हैं, उनको तो सेशन कोर्ट तक इस्तेमाल किया जाता। अब हाई कोर्ट के लिए दूसरे वकील होते और सुप्रीम कोर्ट के लिए और वकील होते। मैं कई बार राम जेठमलानी जी से बात करता था, जिनको डेविल्स एडवोकेट कहा जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं होगा, स्मगलिंग से जुड़ा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं होगा, वो हाथी मस्तान हो, यूसुफ पटेल हो, लल्लू जोगी हो, कोई भी हो, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, कोई बड़ा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो बड़े तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में स्मगलिंग करते थे, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा केसेस में राम जेठमलानी जी अपीयर हुए। और वो कहते थे कि बेटा ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ना कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। मेरी एक फीस है, जो आदमी वो फीस देगा मैं वो केस लड़ूंगा। अगर मेरी दलीलों में दम होगा तो वो आदमी छूट जाएगा, नहीं होगा तो अंदर चला जाएगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, पर्सनल लेवल पे मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, प्योरली प्रोफेशनल रिश्ता। उसी तरह बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनका भी कोई केस हो तो राम जी के पास जाते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी और वकील, उनके जाने के बाद या उसके पहले भी कुछ गिने चुने वकील थे जो हर पॉलिटिकल पार्टी में पहुंच रखते थे। पॉलिटिकल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे आजकल आपने देखा होगा अभिषेक मनु संघवी, वो हैं तो कांग्रेस के, लेकिन केस लड़ रहे हैं केजरीवाल का। इसी तरह आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार के जो बड़े केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मनु सिंघवी साहब लड़ते हैं। उसी तरह कपिल सिब्बल,
पार्टी कोई भी हो, कभी शिवसेना का पक्ष, कभी कांग्रेस का, जो भी उनको लगता है कि उसकी वो नुमाइंदगी अच्छी तरह कर सकते हैं कोर्ट में और उनको उनकी फीस दी जाती है, वो केस लड़ देते हैं। लेकिन बहुत से छोटे लेवल पे वकील ऐसे होते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक साउथ इंडिया का रहने वाला वकील, वो आर्थर रोड जेल के बाहर ही खड़ा रहता है और वो वरदा राजन मुडलियार की इंस्ट्रक्शन उड़ीकता था एक ज़माने में। उस ज़माने में वर्धा के लोग जाते थे जिनका वर्धा ने उसके साथ टच करवाया था। अब वर्धा भाई के पास तो जेल में बैठे लोग जिनकी ज़मानत नहीं होती, और वर्धा को तो बंदे चाहिए थे अपने गैंग में शामिल करने के लिए, जिनकी कोई जमानत नहीं करवाता था, उनकी ज़मानत वर्धा राजन मुरलियार करवा देता था और ये अपना आदमी वकील के पास भेजता था और वकील की जेल में अफसरों के साथ पूरी सेटिंग थी। वो उस प्रिजनर का वकालतनामा लेके पैसे, उसको मंथली रिटेनरशिप दी जाती थी वर्धा की तरफ कि हर महीने आपको इतना पैसा देंगे। जितने भी हमारे केस यही होते थे कि ज़मानत करवानी है, वो आदमी कचहरी में जाके बहस नहीं करता था, केस लड़ता नहीं था, सिर्फ ज़मानत करवाता था। तो इस तरीके से ये ताना बाना अंडरवर्ल्ड का और वकीलों का बड़ा अजीब किस्म का रिश्ता है, जिसको कोई भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये बहुत बारीकी वाला रिश्ता। और कई बार अगर मैंने एक वकील साहब को पूछा भी था कि आप अंडरवर्ल्ड के केस क्यों लड़ते हैं, दो कारण थे। बोलते हैं एक तो हम इनका केस नहीं लड़ेंगे तो ये हमें धमकियाँ देंगे, हम नहीं लड़ेंगे किसी और को कर लेंगे, वकील कोई ना कोई तो जाएगा ही, खड़ा होगा, क्योंकि हमारा क्राइम के फील्ड का एक्सपर्टीज़ है, तो हम केस कुछ बाकी लोगों से बेहतर लड़ सकते हैं। जिस तरह हमारे अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का भंडाफोड़ हुआ था कि कुछ लोग एक गैंग के साथ इन्वॉल्व थे, कुछ दूसरे गैंग के साथ, और वो अपने अपोजिट गैंग के लोगों का ही इनकाउंटर करते थे। जिस गैंग के साथ जुड़े थे उनके बंदों को नहीं मारते थे। इसी तरह वकीलों का भी एक इस किस्म का कोई अरेंजमेंट होता है, वो जिस गैंग के केसेस लेते हैं उसी गैंग के साथ काम करते हैं, दूसरे गैंग का केस नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों को रवि पुजारी ने धमकियाँ दी, उनका सोचना ये होगा कि ये लोग दाऊद गैंग के या दूसरे गैंग के केसेस लेते हैं, छोटा राजन के केस नहीं लेते। तो ये एक दूसरी बात है। लेकिन रवि पुजारी आज 4 साल से भारत की जेल में है। अब वो आदमी जो एक ज़माने में वकीलों को धमकियाँ दिया करता था, आज उन्हीं वकीलों को उसको पैसे देने पड़ रहे। आज के दिन में वो धमकी दे के ये नहीं कह सकता कि अगर आपने मेरा केस नहीं लड़ा तो मैं आपको मरवा दूंगा, आपके घर पे, आपके परिवार पे गोलियां चलवा दूंगा। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमता है तो आपको वहीं पे ला के खड़ा कर देता है जहाँ से आप चले होते। वकीलों को डराने वाला, धमकाने वाला आज उन्हीं वकीलों को साफ कहता है, वकील साहब ख्याल रखो मेरा केस जल्दी निपटाओ। तो ये होता है अंडरवर्ल्ड क्राइम वकीलों का रिश्ता। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।